वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैराथन क्लास नंबर 4 आपके लिए लेकर आ चुके हैं। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के हम 10 नंबर की जो सेक्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा जो पार्ट 4 है इसमें साइंस को हम कवर करेंगे। पहले पार्ट में हमने स्टैटिक्स किया, दूसरे पार्ट में हमने इकोनॉमिक्स और तीसरे में कंप्यूटर और फोर्थ पार्ट जो है हमारा मैराथन क्लास का, इसमें हम साइंस कवर करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ें रहने वाली है, यहाँ पर डिस्कशन होगी और कम समय में 20-25 मिनट के अंदर हम मैक्सिमम चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज काज बाय वायरस। एक आपका टॉपिक है सिलेबस के अंदर, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो उसी को लेकर एक क्वेश्चन है, वायरस जो है ये कौन सी जो बीमारी है, आपको जो दिए हुए 4 ऑप्शन इसमें से ऐसी बीमारी जो वायरस से काज होती है। कॉलरा जो है विब्रो कॉलरा बैक्टीरिया से होती है। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। लेप्रोसी भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन चिकन पॉक्स ये वर्सीला वायरस से है, वर्सीला वायरस से होती है, एक वायरल डिजीज़ है। तो आंसर रहेगा डी। ओके, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा एटलीस्ट आपको बैक्टीरियल डिजीज़ का पता होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन में से एलिमिनेट भी कर सको। अगर आपको वायरल भी पूछे गया, बैक्टीरियल आपको पता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट तो हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ट्रिक भी याद रखनी है, TTT-PPPCL, ठीक है। T for टाइफाइड, टेटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, P for नमोनिया, प्लेग, परचुएसिस एंड CL में यहाँ पर कॉलरा एंड लेप्रोसी। तो अगर आप चाहो तो इनके कॉजेटिव एजेंट भी याद करो, लेकिन क्वेश्चन पहले यहीं से पूछा जाता है बैक्टीरियल डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है। तो टाइफाइड, टेटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, नमोनिया, प्लेग, परचुएसिस, कॉलरा, लेप्रोसी, ये सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ओके, अगर आप चाहो तो कॉजेटिव एजेंट भी इनके साथ में याद रख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ और डिजीज़ जैसे कि पैथोजन डिजीज़, सॉरी अपना प्रोटोजोनल डिजीज़ हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। मलेरिया, एम्बिबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, काला आज़ार जिसको लेशमेनियासिस कहते हैं। तो यहाँ पर इनके कॉजेटिव जैसे मलेरिया जो है, मलेरिया बीमारी जो होती है प्लाज्मोडियम से, एमीबिक डिसेंट्री होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। ये प्रोटोजोन है, ये ना वायरस है ना बैक्टीरिया है, एक और तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिनको प्रोटोजोन्स कहते हैं। जो बायो जिन्होंने पढ़ी है उनको तो समझ आ गया होगा। स्लीपिंग सिकनेस काज होती है काज्ड बाई ट्राइपेनोसोमिया ब्रूसी, और काला आज़ार बाई लिशमीनिया डोनोवाना, जेडियासिस बाई जार्डिया, ट्राइकोमियासिस बाई ट्रकोमास। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से प्रोटोजोनल डिजीज से पूछा जा सकता है कि इनकी ट्रांसमिशन कौन करता है। तो ट्रांसमिटिंग एजेंट्स, तो ट्रांसमिटिंग एजेंट पे एक नज़र थोड़ा सा आधा मिनट और। प्लाज्मोडियम जो है इसको फैलाने वाला जो एजेंट है ना, वो है आपका मच्छर। वो भी कौन सा, एनोफिल, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। और जो एमीबिक डिसेंट्री है कंटामिनेशन से फैलती है, फूड और वाटर से कंटामिनेट हो जाता है ये पैथोजन, और फिर वो स्टूल के ज़रिए निकलता है, देन स्टूल के थ्रू जो है फूड और वाटर में आता है। सीसी फ्लाई जो है कि काटने से होती है स्लीपिंग सिकनेस। सीसी फ्लाई याद रखना है, स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपेनोसोमियासिस भी इस बीमारी को कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस को। इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई से होती है काला आज़ार जिसको लेशमियानियासिस भी कहते हैं। सैंड फ्लाई ये फैलाती है बीमारी। और बाकी जो है जेडियासिस हो गया, वो आपकी कंटामिनेशन वही फूड और वाटर से होती है। और लेकिन ट्राइकोमियासिस जो डिजीज़ है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स और इन्फेक्टेड आर्टिकल से फैलती है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कोलीकैल्सिफिरोल। कोलीकैल्सिफिरोल हो या कैल्सिफिरोल हो, ये कॉमन नाम है कौन सी विटामिन का। सिलेबस में मेंशन है विटामिन, इसलिए बात कर रहा हूँ। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं विटामिन के रिलेटेड अभी 1 मिनट में आपको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। तो ये कैल्सिफिरोल नाम है यहाँ पर विटामिन डी का। ओके, तो आइए थोड़ा सा 1 मिनट और लगाकर हम विटामिन के रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन जो है ये इन्वेंट किया था कंसेप्ट हॉपकिन ने, और टर्म जो है विटामिन ये दी थी फंक ने, ठीक है। अब विटामिन बी और सी जो है वाटर सोलबल है। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, आपको याद रखना है। ब्लड सेल होते हैं WBC, डब्ल्यू मीन्स वाटर सोलबल और BC मीन्स विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सोलबल है, WBC। और जो बाकी बच की यानी ADEK जो है ये फैट सोलबल रहेंगे। आप एक चीज़ रखो ना, बाकी बच की तो फैट सोलबल। तो विटामिन A, B, C, D, E, K ये विटामिन होती है मैन आपके पास। अब इनके साइंटिफिक नाम, A का रेटिनोल, B का थायमीन, C का एस्कॉर्बिक एसिड, D का कैल्सिफेरॉल, E का टोकोफेरॉल और K का फाइलोकिनीन। आपको कि जल्दी क्या याद हो रहा है? देखो जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना उसको इसी तरह से ब्रीफ रिवीजन इसको कहते हैं, शॉर्टकट रिवीजन।
तो ए की जो कमी से डिफिशिएंसी पूछी जाती है, इनकी डिफिशिएंसीज क्या होते हैं। ए की डिफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस और हाइपरकार्टरोसिस हो सकती है, और B1 की डिफिशिएंसी से बेरी, सी की डिफिशिएंसी से स्कर्बी, डी अगर विटामिन कम हो जाए तो रिकट्स बच्चों में और ऑस्टियोमेलेसिया अडल्ट में हो सकती है बीमारी, और ई की कमी से स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी हो सकती है, के की कमी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो सकता है, इसको हीमोफीलिया भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। डिफिशिएंसी डिजीज़ यहाँ पर क्वेश्चन आपने फोकस करना है मेजरली। आपको पूछा है कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। लेकिन बी कम्प्लेक्स भी अगर आपको थोड़ा एडवांस चले जाए, विटामिन बी कम्प्लेक्स से पूछा जा सकता है। बी कम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इनके साइंटिफिक नेम B1 थायामीन, B2 रिबोफ्लेविन, B3 नायासिन या फिर इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्समी, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड और B12 साइनोबेलामाइन। ठीक है, और इनकी डिफिशिएंसी से भी डिजीज़ जो होती हैं वो आप थोड़ा सा इसमें नज़र लगा सकते हैं वीडियो पास करके। ओके, ब्रास इज़ एन अलाय ऑफ, ब्रास जो है वो किसका अलाय है, कौन से दो मेटल से मिलके बनता है, तो ये बनता है ब्रास जो मिलके किससे, ब्रास बनता है मिलके आपका कॉपर और आई थिंक जिंक से, ब्रास कॉपर जिंक, यस, ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलाय यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। बेल मेटल जो है ये कॉपर प्लस टिन से मिलके बनता है। ब्रास जो है ये कॉपर जिंक जो अभी क्वेश्चन था। सिल्वर, जर्मन सिल्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मन सिल्वर नाम से एक अलाय है, सिल्वर इसमें आता है लेकिन इसमें इसकी कंपोजिशन में सिल्वर नहीं है। कॉपर जिंक और निकल से मिलके बनता है, कॉपर जिंक और निकल से मिलके बनता है। ब्राउन्स की बात करें, कॉपर और टिन, एसएन फार्मूला होता है टिन की, टिन का होता है आपका ये, इसको कहते हैं। निक्रोम की बात करें तो निकल क्रोमियम और आयरन, निकल क्रोमियम और आयरन से मिलके बनता है निक्रोम। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलाइज थे जिनके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल की बात चल रही है, सिलेबस में मेंशन है आपके, तो कुछ मेटल और नॉन मेटल के रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं यहाँ पर लाने की, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट रहेगी, बड़ी मेहनत से बनाई है। मरकरी जो है मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे वो है मरकरी, और ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, सिल्वर की बात करें तो बेस्ट मेटल, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ग्रेफाइट की बात करें, ये नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हालांकि नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, लेकिन ये एक्सेप्शन है आपके यहाँ पर। क्या चीज़, ग्रेफाइट। ओके, गैलियम की बात करें, हैज़ वेरी लो मैग्नीट्यूड। ओके, तो ग्रेफाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करें यहाँ पर गैलियम, गैलियम हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम का बड़ा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिल्वर एंड गोल्ड की बात करें, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, ये सिल्वर और गोल्ड की खासियत है। ये मेटल की, ये जो सिल्वर और गोल्ड में है मेटल्स हैं, इनकी ये खासियत है कि यहाँ पर ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से इवन एट हाई टेम्परेचर। गोल्ड इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल आपको पूछा जाए तो गोल्ड है। आयोडीन जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, हालांकि नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते। When a bus starts suddenly, the passenger are pushed back, सब ने देखा होगा जब बस एकदम से झटका स्टार्ट है तो पैसेंजर पुश बैक होता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से न्यूटन की लॉ की एग्जाम्पल है, तो ये है एग्जाम्पल आपकी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की एग्जाम्पल है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को रिवाइज किया जाए, सबको आता होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, वेरी गुड, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कोई भी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है। व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, देखो साइंस का आपको जो एफ ए का सिलेबस है उसमें आपको इन्वायरमेंट के भी 2 टॉपिक दिए हुए हैं, यानी इन्वायरमेंट भी इसमें पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जब प्रोटोकॉल का जिक्र है तो सीधा आप समझना है ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए ये बना था। ग्लोबल वार्मिंग
होती है ग्रीन हाउस गैसेस से, तो आप दोनों ऑप्शन में कर सकते हो। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना हो तभी ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होगी। इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज टू टेक स्टेप रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग और रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। तो यही ऑप्शन सीधा सीधा ही करेक्ट आ रहा है, पहला आगे जाने की खास ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। थोड़ा सा मैं आपको क्योटो प्रोटोकॉल और बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उन पर नज़र लगा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव इसका है स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करना। क्योटो प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव था इन द एटमॉस्फेयर। वीना कन्वेंशन जो है ये फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हुआ था डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए डेडिकेट है कौन सा? वीना कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, इट प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाई फेसिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की कंजप्शन और प्रोडक्शन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ओके, इसके साथ साथ एक और यहाँ पे चीज़ साथ में ऐड कर दी मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड है। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को होता है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है। अगर आपको पहले 2 आते हैं तो बाद के 2 याद कर लो। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड अर्थ डे अप्रैल 22 अप्रैल। When an organism obtain its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread एक्सेट्रा इट इज़ कॉल्ड है। देखो जो भी अगर ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स और एनिमल्स को से फीड कर रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको हम कहेंगे कौन सी तरह की न्यूट्रिशन है? ये है आपकी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रिशन जनरली क्लासीफाई होती है, सिलेबस में मेंशन है न्यूट्रिशन, तभी बात कर रहा हूँ। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक होता है जो सिंपली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना फूड बनाते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो के। फूड जो बनता है वो मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके बनता है। ठीक है, ये सबको पता है। और ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करते हैं प्लांट। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा इस पर चर्चा क्योंकि बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। हेटेरोट्रॉफिक इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसकी ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड अपना नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे एनिमल सारे हो गए। और फंजाई प्लांट्स में अगर बात करें, फंजाई ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड प्रिपेयर करते हैं या खाते हैं। और हम खाते हैं, ठीक है, प्रिपेयर नहीं करते। तो पैरासाइट की बात हेटेरोट्रॉफिक की 3 टाइप्स हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक। पैरासिटिक की बात करें, एग्जांपल में मॉस्किटो, लीच, टिक्स वगैरह आ जाती हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड अपना ऑब्टेन करती हैं, डाइजेस्टेड फूड। और सैप्रोफिटिक जो डेड ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई इसकी एग्जांपल है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। होलोजोइक ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जैसे ह्यूमन, डॉग वगैरह, जितने बड़े कैट, डॉग, ह्यूमन जो बड़े एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलती है, जो सिंपल फूड को लेते हैं, बाइट करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है? नॉन रिन्यूएबल होती है इनएग्जॉस्टेबल, यानी जो ख़त्म नहीं होती। तो ये ख़त्म ना होने वाली रिसोर्सेज यानी कंटिन्यूसली यूज़ हो सकते हैं। तो इनमें से अगर हम बात करें तो नॉन रिन्यूएबल, यहाँ पे मेरे ख्याल क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ देखने को लग रही है। सोलर भी है, विंड भी है, थर्मल। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर ई, जैसे ऑल ऑफ द अबव। सारी ऊपर जो दी हुई है सारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हाइड्रो, थर्मल, सोलर और विंड पावर। तो आपको मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो इनएग्जॉस्टेबल हो, ख़त्म ना हो। तो यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जांपल देखें रिन्यूएबल की, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की, सोलर आता है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायो मास एनर्जी, बायोफ्यूल, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो ये सारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स हैं। रिन्यूएबल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल है, मेरा माइंड कहीं और चल रहा है। मैं बात बोल रहा हूँ रिन्यूएबल की, यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो एग्जॉस्टेबल होती है, जो ख़त्म हो जाने वाली होती हैं। तो इस केस में थर्मल यहाँ पर आंसर माना जा सकता है। तो यहाँ पर
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा माइंड कहीं और चला गया था। तो रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल की बात चल रही थी। रीन्यूएबल सोर्सेज इनएग्जॉस्टेबल होती है और नॉन रीन्यूएबल जो एग्जॉस्टेबल होती है, ख़त्म होने वाली, जिसमें फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस वगैरह सारी आ जाती हैं। ठीक है। ओम इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरिंग। ओम जो है किसकी ऐसा यूनिट है? ओम जो है वो यूनिट मेजर करने, किसको मेजर करने का यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, सॉरी रेसिस्टेंट। ओके, तो मैं चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे यूनिट्स जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं आपको यहाँ पर बता दूँ। वैसे आपको पता होगा, जस्ट एक रिवीजन के तौर पे। फोर्स की ऐसे यूनिट है न्यूटन, प्रेशर और स्ट्रेस की है पास्कल, एनर्जी, वर्क और हीट तीनों की ऐसे यूनिट जूल है, पावर और रेडिएंट फ्लक्स की ऐसे यूनिट वाट है, एरिया की स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर है। ये सारी आपको आती होंगी। ये कुछ अगर नहीं आती तो देख लो। कैपेसिटेंस की ऐसे यूनिट है फराड, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की ऐसे यूनिट है ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर और मैग्नेटिक इंडक्शन की हेनरी। ये दोनों याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, मैग्नेटिक इंडक्शन की हेनरी, इम्पल्स की न्यूटन सेकंड, रेडियो एक्टिविटी की बैक्टीरियल। तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स? इनमें से कौन सी लाइट वेव्स हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स? इनमें से कौन सी वेव्स लाइट वेव्स है? तो लाइट वेव जो होती है वो होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसफर वेव्स इन विच द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होती है एट राइट एंगल टू द मोशन ऑफ एनर्जी होती है, इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जैसे लाइट, इसकी एग्जांपल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वेव विच इन विच द मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल जो है पैरेलल टू द मोशन होती है ऑफ द एनर्जी, इस कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल की साउंड आ जाती है। साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अर्थक्वेक इज कॉल्ड। अर्थक्वेक मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसकी वेव्स मेजर करने के लिए, तो ये है आपका सिस्मोग्राफ। हालांकि रिक्टर स्केल अलग चीज़ है, वो उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए होता है। इंटेंसिटी मेजर करने के लिए मर्सली स्केल होता है, लेकिन यहाँ पर वेव्स की बात चल रही है। इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है सिस्मोग्राफ। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर एक नज़र लगा लो। मीटर की बात करें, करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एनीमोमीटर जो है वो मेजर करता है वेलोसिटी ऑफ द विंड को। बैरोमीटर जो एटमॉस्फेयर को प्रेशर को मेजर करता है। फेर्थोमीटर जो है वो डेप्थ जो होता है ना, डेप्थ ओशन की, उसको मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर जो है माइनर जो लो मैग्नीट्यूड के करंट होते हैं उनको मेजर करता है। हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बार। और पायरोमीटर जो है मेजर द हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं उनको मेजर करने के लिए। सिस्मोग्राफ अभी बात कर रहे थे, अर्थक्वेक की शॉक्स को मेजर करता है। स्फिग्नोमोनोमीटर जो है मेजर करता है ब्लड प्रेशर को, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टेथोस्कोप जो है एनालाइज करता है हार्ट और लंग साउंड्स को। तो लास्ट एक छोटा सी एक पॉइंट ऐड करूं, फिर इसके बाद क्लोज करूंगा मैं। व्हाट आर द 10 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? कौन सी ऐसी 10 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, आपको एटलीस्ट 10 पता होनी चाहिए, जो फैलती नहीं है एक दूसरे, यानी जो पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज नहीं होती। जैसे कि कैंसर फैलती नहीं है और ना ही इसका कोई पॉजिटिव एजेंट है। डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, क्रोनिक लंग्स डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, मेंटल हेल्थ इलनेस, तो ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, वीडियो पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। बेल आइकन भी दबा दिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन में पहुंच सके। और ये जो पीडीएफ्स हैं मैं कंटिन्यूसली शेयर कर रहा हूँ, जो ये वाली पीडीएफ है जो हम मैराथन क्लासेस डाल रहे हैं, इसका टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।